हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ चलाई हुई है। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। 3-4 टॉपिक्स हमारे कवर्ड हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू एनटीए एंड सिलेबस। और ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, जो हमारा आईवीएम जो यूनिट है, कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए इसकी फ़र्स्ट क्लास है आज। काफ़ी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स, वो सारी वीडियोस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है फ्रेंड्स, मैनेजमेंट और स्टूडेंट के लिए। जो आप पे करके किसी कोचिंग में देते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एफडीआई। एफडीआई होती क्या है? एफडीआई में एक्चुअली में एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक कंट्री जो अदर अपने बिजनेस को अदर कंट्रीज़ के साथ में करती है। तो ये हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अपनी करेंसी को आप अदर कंट्री में ले जाके इन्वेस्ट करें। पोर्टफोलियो हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा, जो किया जाता है। इसमें हमारी जो कोई भी एक इन्वेस्टिंग हो सकती है कि इन इन्वेस्ट में हम अपना जॉइंट वेंचर के थ्रू कर सकते हैं, काफ़ी सारे ब्रांचेस के थ्रू हो सकते हैं, जो मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाती हूँ कि इसके कुछ मेथड्स होते हैं एफडीआई के जो हम जैसे अगर सपोज़ इंडियन कोई कंट्री किसी फॉरेन कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है, तो डायरेक्टली हम जाके एकदम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक्वायरिंग वोटिंग स्टॉक्स मीन्स के जैसे हमने अपना जो कुछ स्टॉक्स शेयर्स लगाया है वहाँ पे, तो हम थोड़ा सा जैसे कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में आती है, तो इंडिया में आके वो किसी इंडियन कंट्री के कंपनी के साथ में अपने कुछ शेयर्स को इन्वेस्ट करती है। कुछ कंपनीज़ को वो मर्ज कर सकती है, कुछ एक्वायर कर सकती है एंड जॉइंट वेंचर के। ये पूछे गए हैं कि एफडीआई के कौन से मेथड्स इसमें से है। 2019 में हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, दिसंबर में भी और जून में भी, दोनों में पूछा गया है। और उसमें ऑप्शन था सिंपली कि इसमें वोटिंग के थ्रू वो कर सकती है, मर्जर एक्विजिशन के थ्रू, जॉइंट वेंचर के थ्रू, या अपनी एफडीआई के थ्रू जी सब्सिडी उसे मिलती है। और एंड फोर्थ ऑप्शंस में था कोई अदर ऑप्शन डाला था, किस में से कौन सा नहीं है। तो हमें ये पता होंगे कि इन मेथड के थ्रू हम अपनी एफडीआई कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्टली हम किसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? तो जो मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू, वेंचर्स के थ्रू एंड सब्सिडी भी जो मिलती है फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू। मैं इस पर फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है ये। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें इन मेथड्स को याद रखना है। जैसे अमेज़न है, तो वो आउट ऑफ द कंट्री रह के, और वो होल द वर्ल्ड उसने पूरा एकदम अपना इन्वेस्ट किया हुआ है और बहुत अच्छे से कैप्चरिंग किया हुआ है। एंड देन इसके बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट्स क्या होता है एफडीआई करने से? सपोज़ अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप करती है, तो उसका मार्केट बढ़ता है। मीन्स अभी तक सिर्फ वो कंट्री में कर रही थी, अब वो अदर देन कंट्री कर रही है। देन उसे टैक्स की भी बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट्स कैसे मिलता है कि जैसे टैक्स के जो स्लैब्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कंट्री होते हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। सपोज़ अगर आप बाहर किसी कंट्री में करेंगे तो आपको लेबर है, रिसोर्सेज जो हैं वो कॉस्टली मिलेंगे, बट इंडिया इज़ चीपेस्ट इन लेबर। तो यहाँ पे अगर आके कोई करता है तो उन्हें एक तरीके से लेबर कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। ये एक एग्जांपल पे बोल रही हूँ मैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि किसी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे क्या रिसोर्सेज हमें सस्ते पड़ सकते हैं, चीपेस्ट पड़ सकते हैं। और टैरिफ भी हमारे जो होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो लगाए जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, वो टैरिफ भी कम होते हैं और छूट भी, मतलब डिस्काउंटेड भी हमारा वो रहता है। अब आता है कि होस्ट कंट्री को क्या बेनिफिट होते हैं। जो होस्ट कंट्री होती है, जिस कंट्री में जाके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं,
वो हमारी होस्ट कंट्री होती है। जब सपोज़ अगर कोई यूएस की कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगी तो होस्ट कंट्री हमारी इंडियन होगी। तो इंडियन कंट्री को क्या उससे बेनिफिट होगा उस यूएस की कंट्री से, उससे होगा कि जो हमारी कंट्री होगी, जो इंडियन कंट्री होगी, उसमें जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे इकोनॉमिक्स सिचुएशंस अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कंपनी स्टेबल्स होगी तो यहीं के रिसोर्सेज होंगे, यहीं के ही सारे बेनिफिट्स होंगे, मतलब कि लाइक जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट मिलेगा, वुमेंस को भी यहाँ से रिसोर्सेज वगैरह जो लिए जाएंगे, कैपिटल उनको मतलब इन्वेस्ट कर रहे, जैसे सपोज़ कोई फॉरेन कंट्री है तो वो फॉरेनर्स तो सारे इन्वेस्टर्स होंगे नहीं, कुछ पार्टनरशिप में यहाँ पे भी आ सकते हैं, वेंचर्स में भी हो सकते हैं, जॉइंट में भी हो सकते हैं, तो उन्हें भी एक बेनिफिट्स मिलेगा। एंड देन न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी कि यूएस में किस टाइप से वर्क होता है, किस टाइप के लोग वहाँ पे होते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्टीज़ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक न्यू थिंकिंग की किस टाइप से वर्क होता है आउट ऑफ कंट्री, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो होस्ट कंट्री को ये सब बेनिफिट्स होते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि जब कंट्री यूएस की कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली वो यहाँ का प्रॉफिट अर्न किया हुआ पूरे 1 ईयर का वो मे बी यहाँ पे इन्वेस्ट करे, री इन्वेस्ट करे, वो अदर देन कंट्री कर सकती है, रिटर्न भी जाएगा प्रॉफिट। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक तरीके से वो लॉस भी बोल सकते हैं इसको, या डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज होंगी उन्हें भी थोड़ा लॉस बियर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूएस कंट्री, या मतलब लाइक अदर देन कंपनीज। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जो हमारी एफडीआई होती है वो कितने टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल्स, कॉन्ग्लोमरेट एंड प्लेटफॉर्म्स, ये 4 टाइप्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल हमें पता है सिमिलर, जैसे सपोज मैकडी यूएस में है एंड देन मैकडी ने अपनी इंडिया में आके अपनी ब्रांच ओपन कर दी, सेम हुआ, सेम था। देन वर्टिकल्स में क्या होता है कि सपोज़ कोई यूएस कंट्री वहाँ पे क्लोथिंग कर रही थी, ठीक है, क्लोथ्स में सिर्फ लाइक कुर्ता वगैरह, मतलब कुर्ते वगैरह जो लेडीज़ के ही ड्रेस को वो सेल आउट करती, यहाँ अगर वो आती है तो देन उसने मैन को भी कंबाइन कर लिया, मीन्स एक न्यू एडिशन अपने बिजनेस में कर लिया, पर उसका जो बिज़नेस होता है, जो मेन बिज़नेस होता है उसी की ही ब्रांच से रिलेटेड होता है। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है, टोटली डिफरेंट, वहाँ पे क्लोथिंग का कर रही थी, यहाँ पे आके उसने इलेक्ट्रॉनिक्स का करना है, टोटली डिफरेंट। प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म हमारा जो होता है कि सपोज़ यूएस की कंट्री ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडिया में उसने अपना पूरा 1 ईयर तक प्रॉफिट अर्न किया एंड देन उसने कनाडा में जाके अपना प्लेटफॉर्म जो हम उसका एक यूनिट थी वहाँ पे अपनी उसने एक यूनिट लगा दी, बिकॉज वहाँ पे उसे लैंड, लेबर, अदर देन सब कुछ उसको चीप मिल रहा था कंपैरिजन टू यूएस। तो अब जो डायरेक्ट उसका जो इंडिया में सामान आता था वो यूएस से नहीं, वो कनाडा से आएगा, बट यूनिट्स तो वो यूएस की हुई। तो वो एक प्लेटफॉर्म उसने बनाया चीपेस्ट पे और उसे आउटपुट अच्छा मिला वहाँ पे। मतलब एग्ज़ाम पॉलिसी से पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1992 में ये बनाया गया था। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पॉलिसीज़ होती हैं उनको प्रमोट किया जाता है फॉरेन ट्रेड के बेस पे, और ये एवरी 31 मार्च को 5 ईयर के गैप से ये इम्प्लीमेंट होता है। इसमें न्यू चेंजेस आते हैं, न्यू थिंग्स ऐड ऑन होते हैं एंड देन इसे इसमें पूरा कंट्रोल्ड किया जाता है। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फ्रेंड्स इसमें, रेगुलेशंस की जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो पूरा रिस्ट्रिक्ट करके, रेगुलेट क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करके, लाइसेंसिंग वगैरह देख के ये सब कुछ कंट्रोल्ड करती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना होना चाहिए हमारा, ऑलवेज बोला जाता है रेशियो कि एक्सपोर्ट इंक्रीजिंग रेशियो में होना चाहिए, इंपोर्ट हमारा डिक्रीजिंग रेशियो में होना चाहिए। तो इन सबको कंट्रोल करना, कितनी के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या टैरिफ्स होंगे, क्या पॉलिसी होगी, वो सब कुछ रेगुलेटरी ही ये बॉडी कंट्रोल करती है। जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एवरी 5 ईयर में लॉन्च किया गया था, जिसको एग्जिम पॉलिसी बोला जाता है। ये 2009 में एक बार अनाउंस हुआ था। एफटीपी जो 2009 में आया था, रेगुलेट करके इसको 2009-14 तक के लिए इसको कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये कंट्रीज़ को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है।
और जो बहुत अच्छी रेट्स से या ग्रो अप कंडीशंस में हैं उन सबको देखने के लिए लाइक आप देख सकते हैं जैसे WTO एंड UNSTAD और एशियंस, ये सब जो हैं ये एक अच्छी ग्रोन अप कंडीशंस में है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो ओवरऑल ग्लोबल हमारी ट्रेडिंग हो रही है उसका 1% शेयर्स हमें एक स्टोर करके या मतलब कि एक कांस्टेंट करके रखना पड़ेगा, बिकॉज उसी से हमारी ग्रोथ मेंटेन हो पाएगी। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में वो बोल रहा है कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह, हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टिंग्स वगैरह, हमारे जो पॉइंट्स हैं, इन सबको हमें एक अरेंज करके रखना पड़ेगा। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को हमें टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, बिकॉज हमारे टेक्नोलॉजी से ही न्यू अपॉर्चुनिटी हमें मिलेंगी। एंड देन हमें जो आउट ऑफ कंट्री जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो टेक्नोलॉजी बेस पे भी देखा जाएगा कि यहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, कितनी न्यू थिंग्स इम्प्रूविंग होती रहती है, क्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट होगी। और इससे मेन फंक्शंस जो इसमें बोला गया था एग्जिम बैंक का, फर्स्ट जनवरी 1982 में इसको सेटअप करके एग्जिम बैंक को बोला गया था कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फाइनेंशियली जैसे सपोज इंडिया एंड अदर देन कंट्रीज़ हैं वो बेस्ट होना चाहिए। एंड देन जॉइंट वेंचरिंग भी फॉरेन कंट्रीज़ में फाइनेंशियली बेस पे देखा जाए। और अंडरटेकिंग मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस मीन्स जैसे कि कोई फॉरेन बैंक्स इंडिया में आता है तो उनको मर्ज कर दिया जाता है, उससे हमें न्यू टेक्नोलॉजी पता चलती है, न्यू थिंग्स पता चलती हैं, वर्किंग पता चलती है। इन सबसे हमें ऑफ़र भी प्रोवाइड किया जाता है कि जैसे फॉरेन गवर्नमेंट्स है तो वो हमें ऑफ़र भी कर सकती है कि आपकी जो भी बैंक्स हैं या एग्जिम्स पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बेस्ट हैं, तो आप यहाँ पे आके हमारे यहाँ ब्रांच भी ओपन कर सकते हैं। प्रमोट एक्सपोर्टर के लिए इसमें 3 कंपोनेंट्स या 3 स्कीम्स बताई गई थी। फर्स्ट थी प्रोडक्शंस इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम्स, मीन्स जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उसके बेस पे इन्होंने प्रोडक्शन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको फाइनेंशियली प्रोग्रामिंग का स्कीम निकाली थी। सेकंड निकाली थी मार्केट के बेस पे जो फाइनेंशियल शेयर्स वगैरह के लिए होता है। थर्ड डॉक्यूमेंटेटरी होती है जो वेंडर्स के बेस पे देखी जाती है। एंड अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। BOP जो होता है हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मनी की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक कंट्री से अदर देन वर्ल्ड से, जो जैसे सपोज़ इंडिया ने अदर देन वर्ल्ड के साथ में जो भी हमारे ट्रेडिंग चल रही है उसकी जो ट्रांजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि एक इंडिविजुअल कॉरपोरेट, और इसमें हेल्प करता है कि जैसे एक बिजनेसमैन अदर गवर्नमेंट के साथ में हेल्प आउट करता है इन मॉनेटरी फंड्स ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, मीन्स जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तो वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा, और जो फंड्स वगैरह आएगा वो गवर्नमेंट के ही टर्म्स में देखा जाएगा कि हाँ GDP कितनी ग्रोथ पे है कितनी नहीं, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। मीन्स जो हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर रहेगा तो उससे बेस्ट GDP का चांसेस हो जाते हैं उस कंट्री के। तो इसलिए हमें ये ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे इनफ्लो एंड आउटफ्लो है वो किस कंडीशंस में है। एंड देन जो BPO होता है, BOP है, इसमें इस डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, क्योंकि इसमें आउट ऑफ कंट्री होता है ना, तो उस तरीके से डबल एंट्री कंडीशन अकाउंटिंग होती है इसमें। ये BOP जो है ये कंट्री की जो कंडीशन है फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली दोनों स्टेटस को एक तरीके से इफ़ेक्ट करता है। एंड जो करेंसी है वैल्यू की
जो करेंसी है आउट ऑफ द कंट्री, उसकी वैल्यू को भी डिप्रिसिएट करता है, एप्रिसिएटेड या डिप्रिशिएटेड भी लगती है, क्योंकि जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। एंड देन फिजिकल ट्रेडिंग पॉलिसीज़ भी देखी जाती हैं। सॉरी, इसके बीओपी के 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके कौन कौन से अकाउंट से 3 अकाउंट्स हैं फ्रेंड्स। तो करंट अकाउंट में हमारे विजिबल इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफरेबल्स हो सकते हैं। कैपिटल में हमारी बोरोइंग फंड्स, टर्म्स, लोन्स वगैरह ये सब चीज़ें हमारी आती हैं। एंड करंट अकाउंट में ट्रेडिंग इन गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफ़र, पेमेंट्स, ये सब सारी डिटेल्स में आता है। डायरेक्ट एक बार लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि करंट अकाउंट में क्या बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग आता है, तो वो आता है। इसमें लिखा है कि जो भी हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, इनकम अकाउंट भी आता है, यूनिलिटरल ट्रांसफरेबल भी आता है। जो विजुअल इनविजिबल्स बैलेंस होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म एंड ऑफिशियल फाइनेंस, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सारे इन्वेस्टिंग का जो पॉइंट है ये कैपिटल में चला जाता है, कैपिटल का ये एक पार्ट होता है। तो जो हमारा करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में हम इनफ्लो आउटफ्लो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो होती हैं उनकी जो रिसीविंग्स, मतलब कितनी पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना रॉ मटेरियल लगना है, ये सारी डिटेल्स, मतलब कि ओवरऑल जो हमारी उसकी एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शंस की, इंक्लूडिंग हमारे रॉ मटेरियल सोर्सेज एंड बिजनेस स्टॉक्स वगैरह, ऑल दैट्स, ये सारा जो हमारा होता है ट्रेडिंग का पार्ट, ये सब हमारा करंट अकाउंट में चला जाता है। होता है करंट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारा एसेट्स वाला पार्ट होता है, जो कि हमें बताता है कि किस प्रॉपर्टी की हमें रिक्वायरमेंट है, कौन सी एसेट्स लेनी है, कौन सी रिसोर्स रखनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी, मतलब एक तरीके से जो फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होता है वो कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। जैसे लोन्स एंड बोरोइंग, कहाँ से हमें लोन्स फंड्स को अरेंज करना है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, क्या वहाँ का रिवर्सल रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स रहेगा, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री कंट्रोल करती है इसको या मॉनिटर करती है रेट ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। एंड देन लास्ट होता है इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या रहता है कि फाइनेंशियल जो हमारे डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टिंग फंड में, कि हम फॉरेन कंट्री में जाके डायरेक्ट जो इन्वेस्ट करेंगे वो किस चीज़ में करेंगे, क्या रहेगा हमारा, किस स्टॉक से रहेगा, इक्विटी रहेगी, गोल्ड रहेगा, ये सब चीज़ डायरेक्टली देखी जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए।